इसे इंग्लिश में डाल लिखेंगे ऐसे, और माउंट को MT ऐसे लिख देंगे, माउंट डाल फिलीपींस। हो गया आपके साथ? कर लीजिए बस। ये आपको आज मैं करा रही हूँ, कल तक इसमें से 90% याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ एलवेव, एलवेव को सरफेस वेव कहते हैं, धरातलीय तरंग। ठीक है, उसका नाम तो एल से रखा गया, लेकिन जो है उसको सरफेस वेव या धरातलीय तरंग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे, अभी भूकंप आएंगे फिर बताएंगे। ये तो मैंने सोचा एक अलग से चीज होती है जो आपको याद रहना चाहिए, ये आपका फैक्ट है। हो गया, आगे चले। आज तक हमने किया है ना? स्पेस स्पेस फोटो टैक्सी के बारे में किसी को पता है? फोटो टैक्सी के बारे में किसी को पता है? कासिम बताओ, कहाँ है? पहले तो महाद्वीप बता दो, कौन सा महाद्वीप होगा? कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में अवस्थित है ये? पुराना सब भूल गए बेटा ना, पुराना कुछ भी नहीं याद है। याद रहना चाहिए आपको, ये कम से कम जो मैंने करा दिया था वो चीज याद रहनी चाहिए। फोटोपैक्सी तो बहुत फेमस है। इक्वेडोर, इक्वेडोर का मैंने क्या बताया था? इक्वेटर का डोर, जहां से इक्वेटर एंट्री करती है वर्ल्ड में, है ना? तो आपको जब बताया था कि इक्वेटर किन किन मतलब कि देशों से होकर के गुजरती है, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्वाडोर। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, ओप्पो कैपिटल, ये आपकी मैक्सिको में है।
कासिम जरा सही करो, शायद कहीं टच हो गया। कैमरून, कैमरून में है। अब आप बताएंगे कैमरून किस महाद्वीप में है? कैमरून किस महाद्वीप में है? जरा भी नहीं नॉलेज, आप ठीक से बैठ जाइए। बीमार थी, क्योंकि बीमार होने वालों को पैरों में दर्द हो रहा। आज मैंने इस वायरस का नाम पढ़ा। नहीं, निपा नहीं है, कुछ है मेरे मोबाइल में है, मुझे नाम याद नहीं है, कुछ अजीब सा नाम है। लेकिन बता रहे हैं सब लोग कि वो जो है वायरस ही है ऐसा एक, जो उसका नया सा नाम है। और तब उसको ऐसे मतलब सोच रहे हैं कि जो वायरल फीवर पहले होता था वही है, लेकिन वो नहीं है। हो गया, नोट हो गया। कैमरून कहाँ पर है? हाँ हाँ, बिल्कुल, अफ्रीका में ही है। क्योंकि हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किया था, उसके देशों को किया था, उसमें तो कहीं नहीं आया था ऐसा नाम। ये अफ्रीका में ही है। माउंट शास्ता, यूएसए। फिलीपींस, मायोन, फिलीपींस। माउंट सिनामू, इंडोनेशिया।
समझ पाया? ठीक है। हाँ देखना। ठीक है। और चलिए देखना। ये बहुत बोरिंग काम लगता है। फैक्चुअल चीजें नोट करना फिर रखना, कंसेप्ट पढ़ते रहो आप, है ना? अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है ना। नोटबुक की जरूरत ना, कुछ कंसेप्ट मुझे आता है, मैं आपको समझा देती हूँ, आप समझ जाते हो। लेकिन ये थोड़ा फैक्ट मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है, देख देख के लिखना, या कुछ तो इसमें मुझे याद रहते हैं लेकिन कुछ नए हैं जो नहीं याद रहते। जैसे इरेक्शन होता रहता है ना, कहीं जल्दी में इरेक्शन इरेक्शन हो गया तो उसको पूछ लेते हैं वो लोग। तो इतना जैसे सबन का आया है, ये थोड़ा नया है। और एकना वगैरह और फोटोपैक्सी ये सब पुराने हैं। और आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं मिलेंगे एज इट इज। क्वेश्चन में कैसे मिलेंगे आपको, कि चार ज्वालामुखी देंगे और उन ज्वालामुखियों में से, चार ज्वालामुखी नहीं, सॉरी, चार ऑप्शन देंगे, और ऑप्शन में जो है पर्वतों के नाम होंगे। जैसे मान लीजिए एंडीज पर्वत दे दिया, उसके सामने लिख दिया कि ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको देंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो क्या एंडीज पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? कोई बताए? कासिम? कासिम तुम सब भूल गए हो, पिटाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। कुछ बात नहीं है, बस याद होना चाहिए ये चार जवाब। ठीक है। तो एंडीज जो है मोड़दार पर्वत है, और है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत मोड़दार पर्वत है, तो सही सुमेलित नहीं है। फिर दे दिया हिमालय पर्वत ज्वालामुखी पर्वत, उसके सामने, सही सुमेलित है? नहीं, गलत है। वो भी जो है कैसा है, मोड़दार पर्वत है। फिर आपको दे दिया माउंट एटना। माउंट एटना कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, सही सुमेलित है। तीसरे नंबर पे आपका सही सुमेलित हो गया। चौथे नंबर पे दे दिया विसुवियस। विसुवियस के सामने दे दिया ज्वालामुखी पर्वत, सही सुमेलित है ना? तो दूसरा, पहला, आपको ऑप्शन में पहला और दूसरा देगा। एक पहला ए ऑप्शन, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा अगर दिया वो गलत है आपका, केवल पहला दिया वो गलत है आपका। फिर दिया तीसरे ऑप्शन में दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका सही ऑप्शन होगा, है ना? ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, पीसीएस में भी ऐसे ही आने लगे हैं आप। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ के साथ। आप जैसे मैं पढ़ा दे रही हूँ, आप इसके क्वेश्चन जाओ खोजो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए हैं तो आए हैं, नहीं आए हैं तो आप खुद से बना के एक दो क्वेश्चन लिख लो। जैसे मैं क्वेश्चन बना के आपको बताती हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन बना के आप लिखना जब शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में दिमाग याद कर लेता है। हो गया ये, आगे चले। कितने नंबर तक हुआ आपका? 15 तक हो गया। और नाम बताइए, नाम कहाँ तक हुआ? एक ना तक।
माउंट मेरामी, इंडोनेशिया, एरिकुटिन, मैक्सिको, माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिक, ज्वालामुखी आपको लिख रहे हैं इलाई, बहुत फेमस है ये इलाई, माउंट इलाई के नाम से जानी जाती है। माउंट इलाई हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? किसका अधिकार है हवाई पर? हाँ, इसीलिए ये पूछा जाता है। माउंट इलाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। और एटना, कोटोपैक्सी, ये सारे मतलब ये सब तो आप समझ लो जैसे नहीं होता कि कोई चीज आम हो गई, तो ये चीजें आम है पूछना, कहीं भी पूछ सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम, तो आप माउंट सेंट हेलेंस, यूएसए, हो गया। हो गया सबका।
हवाई नहीं देखिए, एक है मोनोलोवा, एक है कराकट होगा। दोनों लगभग सेम से लगेंगे आपको, लेकिन एक हवाई द्वीप में है और दूसरा आपका इंडोनेशिया में है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी, ठीक है। एक है आपका चिंगरेजो, इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में दो हो गए आपके। इक्वेडोर चिंगरेजो, चिंगरेजो इक्वेडोर में, एक और है इक्वेडोर में तो मैक्सी, दो दो ज्वालामुखी आपके इक्वेडोर में है। रामबंध, जैसे यहाँ पे देवबंद है वैसे ही एक है रामबंध, ठीक है। रामबंध आपका ईरान में है। ईरान में और कोई हुई पहले? हाँ, याद रखो। एक ज्वालामुखी है को ई सुल्तान, को ई सुल्तान में कहीं कहीं लिख देता है, कहीं कहीं को ए सुल्तान लिख देता है, ठीक है। ये ई आपका ए भी हो सकता है, को के सुल्तान भी हो सकता है। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पिल्लारिका चिली में है। चिली किस महाद्वीप में है? चिली किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका।
ये भी दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये एशिया में ईरान, एशिया में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, एशिया, इंडोनेशिया तो जो है ईस्ट एशिया में है। हवाई भी आपके अमेरिका का है। 27 नंबर पे हम एक अलग से लिखते हैं बैरन। बैरन द्वीप है और आइलैंड, मतलब आइलैंड भी है और ज्वालामुखी भी है। ये इंडिया का है। बस ना आपके 27 टोटल हुए। 27 आपको याद रहने चाहिए। याद करना बहुत इजी है। नाम रख दीजिए। 27 लोगों को तो आप जानते ही होंगे, है ना। जिससे दुश्मनी हो उसको बैरन लिख दो। बैरन का मतलब होता है दुश्मनी। एक भोजपुरी में सॉन्ग था, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए। तो बैरन मतलब होता है दुश्मन। मतलब रेल मतलब रेलिया मतलब ट्रेन, वो अपनी भाषा में। तो ट्रेन जो होती है वो उसको एक महिला कहती है कि वो दुश्मन है मेरी, मेरे पिया को मतलब उनके हस्बैंड को लेके चली जाती है, इसलिए मेरी दुश्मन है। तो वैसे नाम रख लीजिए, बैरन किसी का नाम रख लीजिए और वो इंडिया का ही हो, ठीक है। बैरन इंडिया। तो और विल्लारिका वगैरह नाम रख लीजिए किसी दोस्त वगैरह के जिसे चिढ़ाना हो, तो याद हो जाएंगे आराम से। हम लोग को नहीं याद होता थे, हम लोग बहुत ट्राई करते थे, यही सब का नाम रख लेते थे। मोहम्मद सारंगीला कैसा व्यक्ति था, बहुत ही नशे में धुत रहता था, शराब में डूबा रहता था, सब कुछ एक्सपेरिमेंट में डुबो दिया। तो हम लोग किसी किसी को देखते थे ऐसा व्यक्ति ना, उसका नाम रख देते मोहम्मद सारंगीला है। तो ऐसे आप लोग नाम रख के याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हो गया, नोट हो गया सबका। अब मेरा बचा है भूकंप। आगे चलो। देखिए साथ के साथ मैं तरीके भी बताती रहूंगी आपको कि कैसे याद करें, क्योंकि जो परेशानियां मैंने फेस की हैं वो परेशानियां आप भी फेस कर रहे होंगे। हाँ, ये कह सकती हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े रटने में तेज होते हैं, है ना। वो उनका फैक्ट ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाता है, रटने में तेज होते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं देखिए, उनको हमेशा दिया जाता है ये तैयार करके आना, होमवर्क ये करके आना, ये तैयार करके आना। तो रटने के आदी हो जाते हैं। और ज्यादातर जैसे बायो वगैरह के रहते हैं तो उनको भी रटना आता है। और मैथ वाले थोड़ा रटने में कम होते हैं, उनको चल लगता है कि हमें समझना चाहिए। वो हमेशा हाथ चलाना चाहते हैं। उनका लिखने वाला प्रोसेस बढ़िया होता है। सबका अपना अपना अलग होता है। मनोविज्ञान वाले सोचते ज्यादा हैं। तो ऐसे सभी विषय वाले अलग अलग हैं। फिजिक्स वाले हमेशा जो है मशीनों में कार्य करना चाहते हैं। तो भूकंप में आपका भूकंप में मैंने तरंग बताई थी आपको।
सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंग, द्वितीय और एन वेव ये आपको होती है सरफेस। पहले तो हम तरंग के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानेंगे। एक चीज आप नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट कराना चाह रही हूँ, एक ही लाइन है भूकंप में, नोट कर लीजिए। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा भूकंप मूल, भूकंप मूल, भूकंप मूल को इंग्लिश में कहते हैं फोकस, भूकंप मूल को फोकस इसमें, और एक शब्द के लिए है अवकेंद्र। और अवकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोसेंटर। और एक शब्द अभी लिख दे रहे हैं आपको, हाँ उसी पूरा करिए सेंटेंस को, भूकंप मूल कहते हैं। बस ये इतना सेंटेंस पूरा कर लीजिए। ये जो शब्द है, ये शब्द पूछे जाते हैं कभी कभी। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, ये तीनों का भी बहुत अच्छे से समझना है आपको। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं फिगर बनाती हूँ। आधी है, आधी होता है, आधी आधी होता है, आधी होता है, आधी केंद्र हो गया।
हो गया, आगे चलो। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये कोर है, भूकंप की घटना आपके लिथोस्फीयर में होती है। लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, मैंने बताया ना, कल बताया था आपको। लिथोस्फीयर में, और पहले भी बताया था, कल रिवीजन भी कराया था। लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, हाँ, क्रस्ट और अपर मैंटल। इतना हमारा लिथोस्फीयर में, ठीक है। अब भूकंप की घटना सिर्फ लिथोस्फीयर में होती है, सिर्फ लिथोस्फीयर में। इस बात को एकदम 100% श्योर कर लीजिए कि भूकंप की घटना केवल लिथोस्फीयर में होती है और कहीं भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता और कहीं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिथोस्फीयर। भूकंप की घटना केवल लिथोस्फीयर में होती है। लिथोस्फीयर को हमेशा याद रखना आप। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि लिथोस्फीयर में है क्या। तो भूकंप की घटना केवल लिथोस्फीयर में, तीन शब्द अभी मैंने आपको बताया। एक तो आपका है अधिकेंद्र, एक है आपका एक आपका है भूकंप मूल सिस्मिक फोकस। ठीक है, भूकंप मूल सिस्मिक फोकस। पहले हम इसी शब्द को समझते हैं। ये जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होगी वो क्या है आपका सिस्मिक फोकस है। ठीक है, और इसके सीध में एकदम संपूर्ण पर आपको जहां भूकंप महसूस होगा, ठीक है, सिस्मिक फोकस का नाम एक और दिया मैंने, क्या, हाइपो हाइपो सेंटर। सबसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे टफ टॉपिक है इसमें, यही भूकंप का जो ये वाला वेव वाला टॉपिक है, ये सबसे टफ है।
बहुत कंफ्यूजन होती है कि सिस्मिक फोकस कहाँ है और हमारा मतलब कि ये भूकंप भूकंप मूल कहाँ है और अधिकेंद्र कहाँ है, कहाँ पे हमें महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं और कहाँ से उत्पत्ति होती है। मूल मतलब उत्पत्ति, इतना तो हिंदी में, जैसे हिंदी का शब्द है भूकंप मूल, तो जो है उसे आप समझ लीजिए। इंग्लिश वाले भी हिंदी में रखने के लिए याद कर सकते हैं कि मूल का मतलब होता है जड़, उत्पत्ति। जैसे किसी पौधे की जड़ है तो जहां से वो उत्पन्न होता है वही तो जड़ होती है। तो मूल जो है उसका उत्पत्ति का केंद्र होगा। इसको हिंदी में कहेंगे भूकंप मूल। ये दो शब्द इसके लिए है, एक तो भूकंप मूल, इंग्लिश में सिस्मिक फोकस, और दूसरा हाइपोसेंटर। ठीक है, अब जहां पर भूकंप को हमको पता चल रहा है, ये स्थान सबसे पहले जहां पर पता चल रहा है, इसे हम बोलेंगे एपिसेंटर। जहां पर भूकंप, ये क्या है, भूकंप महसूस किया जाएगा। ठीक है, जहां पर भूकंप महसूस किया जाता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, और यह सबसे नजदीक होता है किसके, भूकंप मूल के। चाहे तो नोट कर लें आप, यह भूकंप मूल के सबसे नजदीक होता है। ऐसे बना भी लीजिए आप, साथ के साथ ऐसे बना भी लीजिए। एक लाइन मैंने लिखवाई थी ना, अब एक लाइन फिर लिख लीजिए, जहां मैंने लिखवाई उसी के नीचे लिख लीजिए भूकंप अधिकेंद्र। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे अपना, भूकंप अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र है। ठीक है, यही आपका एपिसेंटर, भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर। मैंने कुछ लिखा नहीं ना अभी, हाँ लिखिए, भूतल पर वह बिंदु, भूतल पर वह बिंदु, भूतल या जो सरफेस है, इंग्लिश वाले सरफेस लिखेंगे, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के, उद्गम केंद्र के, उद्गम केंद्र मतलब वही आपका सिस्मिक फोकस। बस आप शब्दों को इंग्लिश में लिख लीजिए, बाकी तो आप जोड़ लेंगे ना इंग्लिश वाले। तो भूतल पर, भूतल को सरफेस, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है इपीसेंटर कहलाता है। इपीसेंटर, और हिंदी वाले लिखेंगे अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को, तरंगों को, वेव्स, वेव्स को महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, एपिसेंटर
सदैव सदैव भूकंप मूल सिस्मिक फोकस, सदैव सिस्मिक फोकस भूकंप मूल के ठीक समकोण पर, ठीक समकोण पर भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल मतलब सिस्मिक फोकस, सिस्मिक फोकस के ठीक ऊपर, ठीक सीधा ऊपर, ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप भूकंप मूल से, जब भूकंप मूल सिस्मिक फोकस से भूकंप प्रारंभ होता है तो इसे इस केंद्र से भूकंपी लहरें मतलब वेव्स, भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर, या इंग्लिश वाले लिख लेंगे एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, सभी प्राकृतिक पर पहुंचती हैं। तेज बोल रहे हैं हम, तेज बोल रहे हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल या इंग्लिश वाले लिथोस्फीयर, सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर स्थल मंडल में ही आते हैं, इंग्लिश वाले ओनली ऑन लिखेंगे तो में ही जो लिख दिया गया ना, ये एक अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है सर, कि केवल उसी में आएगा, इसके अलावा कोई कहीं नहीं। लेकिन एक शब्द आपने सुना इसमें, प्राकृतिक भूकंप, मतलब जो प्लेटों के टकराने के कारण भूकंप आएंगे। आपको मालूम है मानव जनित भी भूकंप होते हैं। जैसे जब हम कभी अपना स्पेस में भेजा गया कोई चीज धरती पर गिराते हैं तो समुद्र में बहुत तेजी से कंपन होता है। स्पेस शटल वगैरह जो हमारे होते हैं वो खराब हो जाते हैं जब, तो हम रिमोट के द्वारा उसको जो है संचालित करते हुए ले जाके समुद्रों में गिरा देते हैं, महासागर में गिराते हैं। जब हम महासागर में गिराते हैं तो बहुत तेजी से वो गिरता है और उसके कारण जो है सुनामी और भूकंप भी आता है। लेकिन वह क्या है, मानव जनित है। तो मानव जनित भूकंप कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो हमने बताया प्राकृतिक भूकंप वह केवल मात्र लिथोस्फीयर में ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मुझे भी बहुत ये थोड़ा सा कठिन लगता था, याद नहीं होता जल्दी, लेकिन इतना था कि एपिसेंटर वाला क्वेश्चन जब आता था तो कभी गलत नहीं हुआ मेरा, तो वो आप लोगों का भी गलत नहीं होगा। ये दो चीजें याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से कि भूकंप मूल कहाँ होता है और एपिसेंटर कहाँ होता है। क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, बस इसको आगे चले। ये हो गया है ना आपका, बना लिया आपने, किसी का बाकी है? हो गया है सबका। अब जो मैंने
वेव बताई है आपको, जो तरंगे बताई हैं, उन तरंगों का एक चार्ट बना देती हूँ। क्या हुआ? घर भागना है? अभी घर मत भागिए, अभी बहुत टाइम है। हाँ हाँ, 15-20 मिनट तो हो ही सकता है आराम से। ये पी वेव जो है, प्राइमरी वेव जो है, इसको हम हमेशा पी वेव से ही इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे जब मैं लिखूंगी तो लिखूंगी यह तरंग। ठीक है, आप लोग भी इंग्लिश वाले भी वेव लिखेंगे और हिंदी वाले यह तरंग लिखेंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज को लिखना ठीक नहीं है, टाइम मारा जाएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। यह तरंग ध्वनि तरंगों साउंड वेव की तरह ये समान होती है। साथ साथ हम नोट करते रहेंगे इन्हें। अनुदैर्घ्य, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ये कहते हैं। आगे बोल के लिखवा दें आपको, बोल के लिखवा दें आगे। चलिए लिखिए, कितना हो गया ना, आगे लिखिए। इनकी तीव्रता, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। सबसे अधिक मतलब इन तीनों में, इन तीनों में सबसे अधिक तीव्र ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। तीव्र मतलब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हम्म, हाँ इंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। कोई और सब बताइए।
तीव्रता का मतलब होता है जो तेज गति से चलती है। इसमें यहाँ पे वैसे तो सूर्य की रोशनी तीव्र है, इसका मतलब है इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, मतलब उसे भेदने की क्षमता ज्यादा है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीव्रता का मतलब है तेज गति से चलती हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। हम्म। तीव्र होती हैं, इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली, जैसे ये मैंने चार्ट बनाया ना ऐसे ही आप भी बनाएंगे और इसी में आगे आगे लिखते जाएंगे। इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता, मतलब कितनी डेंस है चट्टान, कितना उसका डेंसिटी है, उस पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हो गया, वो तो आगे मैंने लिखा दिया। ये आपका सेव जो होगा इसमें दो दो सेव हो जाएंगे, है ना। सेव होने वाले का मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ क्या है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस। मैटर बस इतना सा है, मैं कुछ ना नोट कराऊं यहाँ, लेकिन आपके दिमाग में सारा चला जाए, बस आपके दिमाग में चला गया, मेरा काम हो गया, आपका सिलेक्शन हो जाए बस। ठीक है। द्वितीय में यह तरंग यह तरंग या प्रकाश इसको कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं वाटर के ऊपर वाटर रिपल्स
प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी मतलब बड़ी बड़ी, जैसे आप नहीं कहते बढ़ जाओ सब, मतलब ऐसे हम अनुप्रस्थ को इंग्लिश में लैटिट्यूडनल कहेंगे। इन्हें आर्यप्रस्थ एटीट्यूडनल तरंग भी कहते हैं। दोनों में करा दे रहे हूँ ये तो मैं, अब इसका लिख लीजिए आप। क्या हुआ? अच्छा, इन्हें आड़ी तरंग इसलिए इसलिए कहते हैं, जहां तक लिखा है आपने आप तीसरा लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे इन्हें आड़ी तरंग या मतलब लैटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल तरंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। अणु मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है ना, हाँ क्या अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। अगला, ये तरंग प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं। ये तरंग प्राथमिक तरंग के बाद प्रकट होती हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली शुरू हो गई, उसके बाद ही ये होगी सेकेंडरी, तभी इसका नाम सेकेंडरी रखा गया है। प्राथमिक तरंग के बाद भी प्रकट होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। तरल मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। तो ये लिक्विड से नहीं गुजरती, इसका मतलब है जो सेमी सोल्टेड स्टेट में है हमारा अपर मैंटल, उसमें नहीं जाती होगी, है ना, मुड़ जाती होगी। अभी जब आपको ये शैडो रीजन बताएंगे
जो भूकंपीय तरंगों का शैडो रीजन होता है वो इसी से बनता है। जब ये उड़ जाती हैं, ये पृथ्वी पर, गोल पृथ्वी पर जब ऊपर सरफेस सरफेस पर ही चलती हैं और हमारे मैंटल में नहीं जाती, अभी जो मैंने गोल वाला बनाया था, जो मैंटल में नहीं जाती, मैंटल को छोड़ देती है, वही हमारा शैडो रीजन बनता है। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उससे। कहाँ पे हुआ आपका? ये तरल पदार्थ नहीं गुजर पाती। यही कारण है कि यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरी भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि सेकेंडरी वेव सागरी भागों, ओशियनिक रीजन में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरी भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरी भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। लुप्त मतलब समाप्त हो जाती हैं या छिप जाती हैं। तीसरी आपकी सरफेस वेव, आपकी सरफेस वेव भी है। क्या हुआ? टाइम हो गया, छोड़ दें। ये वाला बता दें क्योंकि ये सेव कर देंगे साथ में ना, दो दो इसमें लिख देते हैं। ठीक है, आगे जो लिखाना होगा लिखा देंगे। क्या कासिम बहुत हंस रहा है? ये जो सरफेस वेव होती है, यह रात्रि करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए। रात्रि करेंगे अन्य दो तरंगों, अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान, वेग मतलब गति, मतलब इनकी तीव्रता चलने की, कम वेगवान होती है। इनका भ्रमण पृथ्वी का इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का भाग ही होता है। बस करें, थोड़ा लिखाना भी है इसमें, तो लिखा दें, लिखा दें जैसा आप कहें, कल लिखवा दें। चलिए ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिए एक बात कि सबसे तेज चलने वाली पहली प्राइमरी, सेकेंडरी है इसका मतलब ये इसके बाद है, और जो एल वेव है वो सबसे कम वेगवान है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी आपको एक शॉकिंग न्यूज बताते हैं कि जो सबसे कम वेगवान है सबसे ज्यादा विनाशक है। कुछ लोग शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब अचानक से विस्फोट होता है उनके अंदर तो बहुत कुछ होता है, फिर वो अंदर अंदर टूटते हैं।
वो अलग बात है। एल वेव जो होती है सबसे विनाशक वेव होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि ये वेव जो है धरती पे यूं चलती है, ऐसे ऐसे, मतलब आगे पीछे चलती है ऐसे। जैसे अगर भूकंप आए, एल वेव है चल रही है, तो आपकी चेयर आगे आएगी फिर पीछे जाएगी, और ये बिल्डिंग आगे और पीछे ऐसे चलेगी जब ना, तो ये गिर जाएगी। ऐसे ही होता है, सबसे ज्यादा विनाशक होती है एल वेव। ठीक है, इतनी सी बात। ओके, थैंक यू। लिखना थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपने जो आज लिखा है वो आपको काम बहुत देगा, और इसे नोट्स अपना रखिए बना के हमेशा। क्योंकि मैं 100 जगह से मैटर इकट्ठा करके तब आपको दे रही हूँ, आपका थोड़ा एफर्ट कम हो जा रहा है ना। यही तो कोचिंग करने का फायदा होता है, कि हमारे एफर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि उतनी किताबें भी हम नहीं खरीद सकते, इतने मटेरियल नहीं होते। वो